देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था सरयू गद्य खंड का अध्याय 19 सेव और देव। अभी तक हमने आपको बताया कि प्रोफेसर गजानन पंडित जो है कुल्लू बस स्टैंड पर उतरे। उन्होंने अपना सामान विश्राम गृह में पहुंचाया। विश्राम गृह में पहुंचाने के बाद में वे दिन छिपने में थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम कुछ जगह घूम घाम आते हैं और कोई चीज़ हो सकता है, कोई ऐसी पुरातत्व की चीज़ मिल जाए। तो वो कुल्लू पहाड़ी की ओर चल दिए। कुल्लू स्टैंड से थोड़ा आगे निकले तो वो भीड़ भाड़ भरे एरिया से आगे निकले। वहाँ से आगे पहाड़ी की ओर रास्ता खुल गया। रास्ते में वो आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे बिल्कुल सुनसान हो गया। फिर कुछ देर बाद कुछ भी पेड़ नहीं थे। उसके बाद में फिर वो आगे बढ़े। फिर बगीचे आ गए, जंगल आ गया। फिर और भी आगे बढ़े तो सेब के बगीचे आ गए। अब सेब के जहाँ बगीचे थे वो सोच रहे थे कि यहाँ पहाड़ी लोग कितने ईमानदार होते हैं। यहाँ फाइयान के ज़माने की सभ्यता है। अगर यहाँ यूरोपियन सभ्यता होती तो शायद लोग एक दूसरे को नोच नोच करके ही खा जाते। इस प्रकार से वो सोचते हुए जा रहे थे और सोचते हुए जा रहे थे तो प्रोफेसर साहब के जहां सेब के बगीचों में वो पहुंच गए थे, तो उनके पास से ही धम्म से कुछ गिरा। उन्होंने चौंक कर देखा। उन्हें जाते देख एक लड़का पेड़ पर से कूदा है और उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक बालक सेब के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तो प्रोफेसर साहब को देख करके और वो धम से कूद गया और उस पेड़ की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो पूरा छिप नहीं पा रहा था। उसके हाथ में 2 सेब हैं, जिन्हें वह अपने फटे हुए भूरे कोट में किसी तरह से छुपा लेना चाहता है। उसकी झेपी हुई आंखें और चेहरा साफ कह रहा था कि वह चोरी कर रहा है। वो सेब तोड़ रहा था, सेब चुरा रहा था। जिसकी हुई आंखें थी और चेहरा साफ बता रहा था कि चोरी कर रहा है। साधारणतया ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित ग्लानि से उसकी ओर देखते और आगे बढ़ते, आगे चल देते। सामान्य बात तो ये होनी चाहिए थी कि ग्लानि से उसकी ओर देखते, क्या क्या चोरी कर रहा है, और फिर चल जाते। मन में सोचते ऐसा और चले जाते। लेकिन इस समय वह वैसा नहीं कर सके। उन्हें जान पड़ा कि यह लड़का उस सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ ही नष्ट भ्रष्ट किए दे रहा है, जो फाइयान के समय से सदियों पहले से अक्षुण्ण बनी हुई है। वो आर्य सभ्यता जिसमें लोग ईमानदारी से रहते थे, वो सारी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। वे लपक करके उस लड़के के पास पहुंचे और बोले, क्यों बे बदमाश, चोरी कर रहा है? शर्म नहीं आती दूसरे का यह माल खाते हुए? ऐसा उन्होंने कहा। लड़का घबराया हुआ सा और जो है खड़ा रहा, बोल नहीं सका। अब प्रोफेसर साहब और भी भड़क उठे लड़के की ये स्थिति देख करके। एक तमाचा उसके मुंह पर जमाया, उस बालक के गाल पर एक तमाचा जमाया। सेब छीन करके घास में फेंक दिए, जहां वे ओझल हो गए, छिप गए। और फिर गर्दन पकड़ करके लड़के को धकेलते हुए रास्ते की ओर ले आए। प्रोफेसर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि क्या प्रोफेसर साहब का यह कार्य उचित था, तो ईमानदारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बालक को सेब नहीं चुराना चाहिए था। लेकिन चूंकि वह बालक है और बालक खाने पीने की चीजों की चोरी कर ही लेता है, यह सामान्य बात है। प्रोफेसर साहब का उस बालक के प्रति यह वर्ताव बिल्कुल अनुचित है। उन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था।
क्या ये सारी दुनिया इसी प्रकार की ईमानदार बनी पड़ी? और फिर दूसरी बात यह है कि वो तो खाने पीने की चीज थी। तो वो बोले, पाजी कहीं का चोरी करता है, तेरे जैसों के कारण ही तो पहाड़ी लोग बदनाम हुए हैं। क्यों चुराई ये सेब? यहां तो पैसे के दो मिलते होंगे, एक पैसे के खरीद लेता, ईमान क्यों बिगाड़ता है? रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया। वह वही खड़ा आंसू भरी आंखों से उधर देखता रहा जहां घास में उसके जो तोड़े हुए सेब गिरकर आंखों से ओझल हो गए थे, उधर देख रहा था वो। उसके आंखों में तो आंसू भरे हुए थे और उधर देख रहा था जिधर प्रोफेसर साहब ने उसके जो सेब थे वो सेब फेंके थे, उधर उसने देखा। तो प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे, खड़ा देख रहा होगा कि चोरी भी की तो फल नहीं मिला, चोरी भी की तो फल नहीं मिला। बहुत अच्छा हुआ, सेबों का सड़ जाना अच्छा है, लेकिन चोर को मिलना अच्छा नहीं है। सड़े चोर को क्या हक है? प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आ रुके। अंदाज से उन्होंने जाना कि यह मनाली गांव होगा। एक गांव के पास में आकर के रुके। एक अंदाजे से उन्होंने ये समझा कि मनाली गांव, कुल्लू मनाली, जहां टूरिस्ट स्पॉट है, जहां जाते। और उन्हें याद आया कि यहां पर एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों से पता पूछते हुए वे मनु के मंदिर पर पहुंच गए। उन्हें लोगों से पता चला कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, तो गांव के लोगों से उन्होंने पूछा, तो उन्हें वे पूछ करके जो है मनु के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण वह अपना महत्व रखता था। प्रोफेसर साहब कितनी ही देर तक एकटक उसकी ओर देखते रहे, यहां तक कि देहरी पर बैठे हुए बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उसकी ओर आकृष्ट हो गया। आने जाने वाले तो खैर देखते ही थे, एकटक जो है नजर से उस मंदिर को देखते ही रहे, उस मनु की मूर्ति को देखते ही रहे। पुजारी भी उसकी ओर आकृष्ट हो गए, कितने ध्यान से देख रहे हैं। आने जाने वाले तो देख ही रहे थे कि कितने ध्यान से देख रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास, पुजारी से पूछा, आसपास कोई और भी मंदिर है? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहां कहां मंदिर है, यहां मंदिर नहीं है। अरे भले आदमी, यहां तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए यहां पर। प्रोफेसर साहब ने कहा कि यहां तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। तो उन्होंने कहा, बाबूजी, यहां तो लोग मंदिर देखने आते नहीं हैं, कभी कभी कोई आता है तो वह मनु ऋषि का मंदिर देख जाता है, बस, और तो हम जानते नहीं हैं। पुजारी ने फिर खांसते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू? प्रोफेसर साहब से पूछा खांसते हुए, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, कोई और मंदिर हो, आसपास के सब मंदिर और मूर्तियों में देखना चाहता हूं। पुजारी ने थोड़ी देर सोच कर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का मंदिर है, वहां पहले कभी एक किला भी था जिसके अंदर देवी के थान में पूजा होती थी। अब तो उसके कुछ पत्थर भी पड़े हैं,
वहां कोई जाता नहीं है। अब उसमें भूत बसते हैं। अब उसमें भूत बसते हैं। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुरा करके मुस्कुराए, लेकिन बोले, कैसे भूत? तो वो बोले, कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत रहते हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, अरे यार, उन भूतों से तो मेरी दोस्ती है। ये कहकर के प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा और क्षण भर सोच करके और पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी ने पास ही बताया था, तो मील भर से अधिक तो नहीं होगा, ये सोचा उन्होंने। और अभी 3 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं। तो 3 बजे हैं तो वो जो है शाम होने तक मजे से वापस पहुंचेंगे। उन्होंने कहा जंगल का अब वो चल दिए। वहां जंगल का रूप बदलने लगा। बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए। अब छोटी छोटी झाड़ियां ही दिख पड़ती थी। यह पड़ाव का वह मुख था जो हवा के थपेड़ों से और सदा पिटता रहता था। ये क्षेत्र मतलब जहां पहाड़ी पर लेखक पहुंचे थे, जैसे यहां पहुंच गए, तो यहां पहुंच गए तो ये वो स्थिति, वो जगह है जहां हवा ज्यादातर टकराती रहती है। हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता था। जाड़ों में तो बर्फ की चोटें यहां लगे हुए पेड़ पौधों को कुचल जाती थी। प्रोफेसर साहब की समझ में आने लगा कि यह ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। ये ऊंची जगह पे तो किले बनते हैं। तो फिर प्रोफेसर साहब ने सोचा कि ये जो ऊंचा शिखर है, ये किले के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। और यह भी जान गए कि यहां बना हुआ किला उजड़ करके कितनी जल्दी निश्चेष हो जाएगा। इस प्रकार से वो समझ गए कि ये जो बना हुआ किला है वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। झाड़ियां भी अब छोटी होने लगी। घास की बजाय पथरीली जमीन आ गई, जिसमें किसी तरफ कोई बनी हुई पगडंडी नहीं थी। जिधर चले जाओ वही मार्ग लगता था। कहीं कहीं लाल पत्थर के भी कुछ टुकड़े दिख जाते थे, जो शायद किले की इमारत में कहीं लगे होने, नहीं तो शायद हो सकता है ये लाल पत्थर किले की इमारत में लगे हों, नहीं तो जो है ऊपर उधर लाल पत्थर नहीं होता है। इस प्रकार से वो सोचने लगे। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले, स्तूप जो बने हुए होते हैं इस प्रकार के स्तूपाकार टीले की आड़ में कोई गाढ़े रंग की पत्तों वाली झाड़ियां लगी हुई थी, दिख जाती थी। तो कहीं जो है आसपास के उजाड़ सूनेपन को और भी गहरा कर देती थी। सांझ के धुंधलके में ऐसी झाड़ी को देख करके स्तूप में धूम्रवत निकलते हुए प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव बात नहीं थी। स्तूपों में भी ऐसा लगता था जैसे कोई प्रेत की कल्पना जो है हो, जैसे कोई प्रेत हो।
तो एक ऐसे ही स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा कि गड्ढे में कीच भरी हुई है। जितनी नमी से पोसे जाते हुए दो वृक्ष खड़े हैं और उनके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। तो यहां तक अभी वो जो है उस देवी के मंदिर तक प्रोफेसर साहब पहुंच गए। कुल मिलाकर के तो प्रोफेसर साहब जो है देवी के मंदिर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने क्या किया ये हम बताएंगे कल।